डिसीजन मेकिंग इफ एल्स ये सब डिस्कस हो गया था ना। ना लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे just start the decision making part of the Go language, and already discussed about the decision control structure and if statement and if else statement, ठीक है ना। तो if स्टेटमेंट और if else स्टेटमेंट में बेसिक डिफरेंस जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर भी सिंपल इफ अगर आपके पास नंबर ऑफ कंडीशंस होगा तो यू कैन यूज सिंपल इफ नंबर ऑफ टाइम्स टू चेक आउट ईच एंड एवरी कंडीशन। नाउ सिंटैक्टिकल देयर इज वन इशू कि सिंटैक्टिकल यहाँ पर क्या है कि इन सी प्लस प्लस देयर इज नो नीड टू यूज कर्ली ब्रेसेस। without curly braces you can use if there is a single statement, but in here in case of Go programming language we need to enclose the a single statement also within opening and closing curly braces whenever we are going to use simple if else or else if chain or nested if also। तो यहाँ पर अगर हम कर्ली ब्रेस यूज नहीं करेंगे तो देयर इज सिंटैक्टिकल एरर अकर इन योर प्रोग्राम। नाउ ऑलरेडी विल चेक अबाउट दैट कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड बुलियन कांस्टेंट है वो जब भी हम उसको कॉल करते हैं फॉर कंडीशंस तो वो ट्रू और फॉल्स एज पर द कंडीशन चेक जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा एग्जीक्यूट करता है। नाउ आफ्टर दैट विल डिस्कस about the if else statement। तो if else statement भी basically there is a limitations as like any programming language कि if you have if you have to check a particular conditions which has two alternative only, then only you can use if else statement। so there is no provision to check multiple conditions with this if else statement। again यहाँ पर भी क्या है कि if else statement जब आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर else जो है वो if से कनेक्टेड है। that means if the condition is false then only the statement followed by else get executed। once the condition is true then the statement followed by if get executed। but in case of if simple if and if else there is some difference। तो बताएंगे anyone when we use it in Go programming language then what types of difference you will see whenever you are using multiple if statement। simple if को अगर number of times लेंगे और if else यूज कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा। because there is some difference in this two segment compared to other programming language। anyone आवाज नहीं जा रहा जी। सुबोध कुमार आ रहा है सर आपकी आवाज। हम पूछ रहे हैं वो बताइए। सिंपल इफ अगर यूज कर रहे हैं गो में और इफ एल्स यूज कर रहे हैं दोनों में सिंटैक्टिकल क्या डिफरेंस आपको लगता है। एक तो डिफरेंस है सिंटेक्स वाइज कि आपका इफ और एल्स अगर इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो दूसरा कंडीशन नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ एल्स से आपका दूसरा कंडीशन का काम हो जाएगा। सिंपल इफ लेंगे तो दोनों कंडीशन लेना पड़ता है, यानी किसी एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं अगर वो ट्रू है तो दूसरा कंडीशन जो फॉल्स होने पर होगा तो उस कंडीशन को भी चेक करना होगा।
बट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कंपाइलर पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एडिटर पर लिखेंगे वहां पर दोनों में क्या डिसेबिलिटी आपको दिखता है जब आप लिखते हैं कोड, अगर लिख रहे होंगे तो आई थिंक दैट यू जस्ट डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे। एनीवन? सी सी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, वहां पर आपका अगर आप सिंपल इफ ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो सिंपल इफ यूज कर रहे हैं तो उस केस में नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग कंडीशन ले रहे थे। इफ ले रहे थे एक ए मॉडलो 2 के लिए, और फिर इफ एक ले रहे थे आपका ए मॉडलो इक्वल टू 1 के लिए। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है ये हम पूछना चाह रहे थे कि अगर हम सिंपल इफ ले रहे हैं तो हमारा जो कंडीशन है, सपोज अगर हम यहाँ सिंपल इफ ले रहे हैं तो इफ यू जस्ट डिलीट दिस वन एंड राइट सिंपल इफ हियर, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं इफ ए मॉडलो 2 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हमारा होता है इसके लिए ऑड को चेक करने के लिए। तो नाउ व्हेन यू यूज दिस वन देन इट विल वर्क और नॉट। सिंपल इफ ले रहे हैं, एक बार कंडीशन ले रहे हैं इवन के लिए, एक बार ले रहे हैं ऑड, तो क्या ये रन करता है? एनीवन? नहीं बोल रहे थे। तो whenever you see, करेगा सर। तो just see when we take input, सिंगल इनपुट ही लिए हैं, अच्छा बी डिक्लेयर्ड है तो इसको कमेंट में डाल दीजिए। तो वैल्यू अगर हम ले रहे हैं सपोज 25, तो 25 लेने पर 25 इज एन ऑड नंबर प्रिंट हुआ। अब क्या अगर हम इसको जहां पर हमारा इफ खत्म क्लोज हुआ है अगर वहां पर हम प्लेस करेंगे तो वेदर इट विल वर्क और नॉट? एनीवन? इन सी इट विल वर्क, वेदर इट विल वर्क और नॉट? एनीवन? इट विल नॉट वर्क, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर एरर आ गया। वाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको इफ स्टेटमेंट जो है ये न्यू सेट ऑफ स्टेटमेंट है, तो देयर इज नो कनेक्टिविटी विथ द अर्लियर इफ स्टेटमेंट विथ दिस इफ स्टेटमेंट। तो अगर नंबर ऑफ टाइम सिंपल इफ हम लेंगे देन इट विल हाँ ये इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट आफ्टर द in the next line of the closing curly brace of the previous if statement, but in case of else if else statement it will work here, okay na? If you mention here else then whether it will work or not, अब तो else हम उसके लिए else लिए हैं, if अगर ये कंडीशन false होगा तो else part followed statement होगा, तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा कि नहीं? एनीवन? यस यस सर होगा। हाँ, तो इफ एल्स जब आप यूज कर रहे हैं तो इफ एल्स जो है वो इफ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप जो है अगर लाइन चेंज कर दे रहे हैं तो देयर इज एरर, वहां पर सिंटैक्स एरर आ गया। लेकिन इफ के केस में अगर आप इफ को कंटिन्यू करेंगे वहां तब एरर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको
जहां पर एल्स आपका इफ क्लोज हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है, वहां से ही एल्स लिखेंगे, तब ये काम करेगा। व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग? बिकॉज when we discuss else if ladder as like in C++ प्रोग्रामिंग और जावा में आप जैसे यूज करते हैं, तो उस केस में सिंपल इफ और else if ladder और नेस्टेड इफ वर्क्स डिफरेंटली। तो अगर हम इसको सिंपल इफ के जैसा यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि इट इज कनेक्टेड विद दिस इफ। limitation is that only one condition will be checked whenever we are using if else statement. So if this else this, so when you execute the same it will work, ठीक है ना? So that is the difference we have with C, C++, Java and Go programming language. So here we write 25, then it will display it is odd number. Now अब ये डिफरेंस आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज after if else statement, the next we have to discuss about the else if chain, or you can say else if ladder statement we are using in C, C++ and Java also. तो यहाँ पर else if ladder में बेसिकली क्या होता है? there is some conclusion, कोई बताएंगे? in else if ladder, if you are using number of times else if statement along with the if statement, then number of if and else remain same. ऐसा हम लोग करते थे C, C++ में। नंबर ऑफ एल्स जो है वो आपका नंबर ऑफ इफ के बराबर होना चाहिए अगर एल्सिफ चेन यूज कर रहे हैं, एल्सिफ लेडर यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज कि आपका जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा वो कंडीशन से एक ज्यादा होगा, यानी कि वी आर मेंशनिंग n number of, if we are mentioning n number of condition, then total number of statement will be n plus 1. Is it okay? तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर अगर इफ एल्स हम यूज कर रहे हैं, इफ एल्स इफ चेन, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इफ आपका नंबर ऑफ एल्स के बराबर होगा और नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है एक मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस होगा, जो कंडीशंस हम लेंगे। लेकिन यहाँ एक और प्रोविजन क्या है कि वी कैन यूज वन मोर कंडीशंस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर else if ladder statement. That means यहाँ else के बाद भी आप कंडीशंस को लिख सकते हैं बिना कंडीशन चेक किए, और else के बाद if भी कंडीशन को मेंशन करने के लिए ले सकते हैं। तो फॉर दैट वी जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ बिल जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन यूज एनी इनवॉइसिंग, कोई भी इनवॉइसिंग करने के लिए भी कंडीशन ले सकते हैं। कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर नंबर ऑफ कंडीशंस के बेसिस पर कोई भी आपका फाइनलाइजेशन ऑफ बिल या कोई भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री आपका जो इनवॉइसिंग जनरेट होगा। तो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हियर वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इन दिस एग्जांपल देयर इज अ यूनिट कंजम्पशन इंटर्ड बाय द यूजर। यूजर जो है इन यूनिट कंजम्पशन को इनपुट करेगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट रीडिंग एंड द पास्ट रीडिंग। So either you can use take the input for unit consumption, or you can take the present as well as past reading. तो आप present और past reading भी input ले सकते हैं, और उसके जगह पर आप unit consumption को भी direct input ले सकते हैं। अगर present और past लेंगे तो unit consumption पहले calculate करेंगे, उसके बाद आपका ये structure आपका जो है काम करेगा। तो अभी से structure में एक फॉर्मेट लिया गया है स्टैंडर्ड रेट के बेसिस पर। तो 0 to 100 यूनिट कंजम्पशन के लिए 50 रुपीज, 101 से 150 के लिए 50, और प्लस एक्सीड जो करेगा 100 से उसके लिए 3 रुपीज पर यूनिट, एंड 151 से 200 के बीच में अब ये क्या एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अगर 151 से 200 जाएंगे तो 150 तक तो आपने कंज्यूम किया होगा, तो 150 तक में ये 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो 200 एक्यूमुलेटेड whenever the unit consumption is in between 151 to 200. Similarly in between 200 to 250 400 accumulate हो जाएगा, और 5 रुपीज पर यूनिट एक्सीड करेगा उस पर लगेगा। अब इसके बेसिस पर हमारा बिल, नाउ वी कैन यूज द इफ एल्स इफ चेन हियर, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो जनरेट द पेरोल पे स्लिप ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और you can generate the cross list of the marks of the particular student,
तो इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन आल्सो यू कैन यूज इफ एल्स चेन। नाउ यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, दो चीज यहाँ समझना है। पहला चीज क्या है कि जो C++ में आप कर रहे थे उस मोड में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट आपको लगेगा। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ इफ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इफ 5 है और नंबर ऑफ एल्स 4 है। तो यहाँ पर हम लास्ट कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजन, नो नीड टू चेक दिस वन, बट वी कैन चेक इट अगर चेक करते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लास्ट कंडीशन को हटाना चाहते हैं देन नंबर ऑफ एल्स आपका जो है नंबर ऑफ इफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो व्हेन यू सी in this particular program where unit bill float 64, that is the variable declaration part, then we take particular लास्ट क्लास हम लोग जो है स्कैन यूज किए थे। कोई बताएंगे स्कैन और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है? एनीवन? ये स्कैन यूज किए थे, स्कैनएफ नहीं किए थे। ये लोग आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? एनीवन? Yes, sir. लोग साइलेंट है एकदम, आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? आ रही है सर। ठीक है, तो स्कैन और स्कैनएफ में डिफरेंस, स्कैनएफ जब आप यूज करेंगे तो कंप्लीट सिंटेक्स और फॉर्मेट जो सी का आप यूज करते थे वैल्यू इनपुट लेने के लिए, यानी कन्वर्शन स्पेसिफायर, देन एम्परसेंड इन is used to precede the particular variable which you want to take input, for which you want to take input. तो scanf के केस में, scan के केस में we just use the address of operator along with the variable. तो if we, अगर एक से अधिक अगर आपको इनपुट लेना होगा स्कैन से तो कॉमा से सेपरेट कर देंगे, वहां पर किसी तरह का एक्सेस यानी कन्वर्जन स्पेसिफायर का जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो you can use a scan as well as a scanf also, and sometimes a scan line also, because a scan line works in a similar manner, and after taking input the line cursor will be moved to the next line, जैसे आपका प्रिंट एलन में होता है उस तरह से। तो here we check the particular unit consumption, यूनिट अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 100 है तो बिल डायरेक्ट 50 हो जाएगा। अदरवाइज अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये अभी जो लिखा गया ये कंप्लीट जैसे सी में हम लोग करते थे, लास्ट वाले में इफ कंडीशन नहीं लेने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप अगर इफ लेते हैं और दूसरा चीज ये है कि ये जितना इफ के बाद जो एल्सिफ ले रहे हैं, ये एल्सिफ आपका इमीडिएटली जहां पर इफ क्लोज हो रहा है वहां से होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज वी ऑलरेडी चेक इट इन फॉर सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में भी एल्स आपका कहां से शुरू होता है? जहां पर इफ स्टेटमेंट क्लोज होता है। इफ यू चेंज द लाइन देन इट विल नॉट वर्क सपोज। तो यहाँ पर ये सारे कंडीशन को चेक किया इसमें बिल कैलकुलेशन के लिए, and finally we print the total unit consumption and the bill. Now see, when you execute this program, what is the difference between that two structure? Then 15. So first of all we check for 100, तो 100 के लिए हमारा 50 प्रिंट होना चाहिए। Now then we check for 150, तो 150 के लिए कितना 200 प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो लेवल है उसमें उसका टोटल दिया हुआ है। देन वी चेक फॉर 200, तो 200 के लिए हमारा 200 के लिए 400 प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल में जो आपका 400 कैलकुलेट हो रहा है। और देन हम वी चेक फॉर 250, तो 250 के लिए आपका जो है 650, दैट इज ऑल्सो ओके। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है 250 एक्सीड कर रहा है, तो एल्स इफ यहाँ अभी कंडीशन नहीं लिया हुआ है। हाँ बोलिए।
सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, विप्रो का गया है सबको बता, मतलब ये जो एग्जाम दिए थे उनका। क्या हो गया, विप्रो का कॉल आ गया क्या? अभी अभी मिला है सर सबको, वही मतलब सबको बताने के लिए ही बस हैंड राइज किए थे सर कि जो जो एग्जाम दिए थे वो देख ले लोग, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम एक्सीड करेंगे तो यहाँ कंडीशन तो लिए नहीं है, तो यहाँ एरर आपका कंपाइलर बताया भी नहीं। और अगर कंडीशन नहीं लिए हैं तो क्या यहाँ पर 300 अगर हम टाइप करें तो यू जस्ट सी देयर इज ए रिजल्ट। तो आपका एल्स इफ आपने जो लिखा, ये सिंटैक्टिकल यहाँ एरर नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन एल्स बिना कंडीशन के अगर एल्स इफ लिख कर छोड़ दिए इट विल वर्क, ठीक है ना, बिकॉज अदर देन अगर कंडीशन नहीं लिए हैं तो ये एल्स के जैसा काम किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर यहाँ पर हम कंडीशंस लेंगे तो कंडीशंस हमारा क्या होगा, यूनिट लेस देन अगर 250 होता है तो अगर आप इस कंडीशन को लिखना भूल गए तभी आपका काम करेगा, और अगर इफ को लिखना छोड़ दिए तब भी काम करेगा। तो दोनों ही केस में आपका जो है एल्स पार्ट आपका जो है सी, अगर हम यहाँ 300 कर दें तो एक्सीड कर जाएगा उस लिमिट में, तो सेम रिजल्ट विल बी प्रिंट। एट द सेम टाइम इफ यू डिलीट दिस वन एज लाइक अ सी सी प्लस प्लस, हम लोग लास्ट कंडीशंस में एल्स फॉलोड कोई कंडीशन नहीं चेक करते हैं, तो एल्स डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट होता है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम you will get the same result. That means 300 that will generate the 950. तो आई थिंक जहां जहां जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ रहा होगा, बाकी सिंटेक्स तो आपको पता है, जैसे सी सी प्लस प्लस में कर रहे हैं उसी तरह है। जहां पर भी जो है डिसिमिलरिटीज है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसी को ध्यान देना है। बाकी आपको कोडिंग में इसमें जहां यूज करेंगे वहां जैसे यूज करते हैं तो वैसे ही होगा, लॉजिक जो जैसे यूज करते हैं वैसे ही यूज होगा। ठीक है, तो anyone have any query, then just raise the query, otherwise I just continue. कोई क्वेरी नहीं है ना, ठीक है। Now next we'll discuss about the nested if statement. Now else if चेन हम लोग यूज किए, else if लेटर यूज किए, नेस्टेड इफ। तो सी में हम लोग बेसिकली नेस्टेड इफ कैसे यूज करते थे, सी में करने का मतलब है कि सी का जो यूज करते वही सी प्लस प्लस में भी यूज होता था, मोस्ट प्रोबेबली जावा में भी वही यूज होता है नेस्टेड इफ में। तो नेस्टेड इफ के केस में सी में क्या करते थे हम लोग, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम यहाँ पर एक दूसरा इफ लेके दूसरा कंडीशन चेक किए नेस्टिंग के लिए, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सपोज स्टेटमेंट 1, और इसके बाद आपका जो है दूसरे वाले के लिए हम लोग एल्स पार्ट ले लेते थे, एल्स और जो भी है स्टेटमेंट 2 या 3, अदरवाइज आपका जो है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस कंडीशन को चेक करेगा, और ये कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और फाइनली बाहर हो जाएगा। तो ये जो एल्स लेते थे, ये एल्स हम लोग क्या केवल इंटरनल जो है इफ के लिए ही लेते थे या आउटर इफ के लिए भी ले सकते हैं सी में या सी प्लस प्लस में, कोई बताएंगे? इस चीज को ऐसा लिया जा सकता है, इफ कंडीशन, ठीक है ना, एल्स, ये कंडीशन अगर है तो एल्स पर्टिकुलर इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट 2, ठीक है ना, और यहाँ से ये इफ बंद होकर फिर इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट 3,
and further we close the particular, यानी यहाँ इनक्लोजर, ये इनक्लोजर आपका जो है फाइनल इनक्लोजर होगा। तो ये कंडीशंस चेक हुआ, इसके बेसिस पर फिर एल्स पार्ट, अगर ये नहीं है तो एल्स पार्ट में गया, ये नहीं है तो फिर इफ कंडीशन। अगर हम यहाँ से इसको इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो ये जो दूसरा इफ आप ले रहे हैं एल्स क्लोज करने के बाद, ये इफ अगर ये है, अगर ये है तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इस इफ में जाएगा ना। अगर ये नहीं है तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद आपका फर्दर इस इफ में जाएगा या डायरेक्टली बाहर जाएगा। तो अब बताइए सी में आपने कौन मॉड्यूल यूज किया, ये या नीचे वाला, एनीवन? क्योंकि पहले वाले में क्या है कि इनर, आपका जो इनर इफ है उसमें एल्स पार्ट लिया गया है, और दूसरे वाले में आउटर इफ जो है उसमें एल्स पार्ट लिया गया है। कौन बताएंगे? कौन बताएंगे, बताइए। एनीवन? तो यहाँ पर भी आप ये मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, है ना। तो नेस्टेड इफ के केस में यू कैन यूज दिस मॉड्यूल इफ कंडीशन, इफ कंडीशन देन ओपनिंग ब्रैस, कंडीशन अगर ट्रू होगा देन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होगा इस मॉड्यूल के हिसाब से। अगर इफ कंडीशन ट्रू देन अगेन फर्दर आपका जो है इसके अंदर ही दूसरा इफ कंडीशन, ठीक है ना, देन ओपनिंग ब्रैस। और यहाँ पर अब आपका जो है स्टेटमेंट पर्टिकुलर वन आपका लिए, then just terminate this one, and then after termination we'll take here else, है ना, else statement 2, then just terminate this one, and then after अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तो इस कंडीशन को चेक करेगा, इस कंडीशन को अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स फॉरवर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तब कर्सर कहाँ जाएगा, ठीक है ना। एंड फाइनली एक ये इफ बंद हुआ, एल्स बंद हुआ, देन वी क्लोज दिस इफ। तो सपोज देयर इज ए कंडीशन कि सपोज ए का वैल्यू है अगर 10 एंड बी इज इक्वल टू 20, and we just check if a is equal to b, ठीक है ना, या नॉट इक्वल टू, आगे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए इफ a is less than equal to b, then we check if a less than or equal to चेक कर लिए, then if a is greater than b, तो इफ ए इज ग्रेटर देन, तो ए लेस देन इक्वल टू बी तो हो गया, ग्रेटर देन बी नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं fmt डॉट प्रिंट एलन ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रिंट एलन प्रिंटेड परसेंटेज डी इज ए लेस देन बी नहीं है,
लेकिन ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ए का वैल्यू, यहाँ तो कंडीशन आपका ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो यहाँ जाएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी इज लेस देन ग्रेटर देन, यू कैन राइट, ये तभी होगा जब ग्रेटर देन। लेकिन ये चीज और यहाँ पर क्या है कि जब ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा तभी ये दूसरा कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप ए या बी ही प्रिंट करिए। तो सिंपली इफ यू वांट टू प्रिंट बी हियर, जस्ट प्रिंट परसेंटेज डी एंड बी, क्योंकि आपका जो है ए लेस देन बी है लेकिन ए ग्रेटर देन बी नहीं है। लेस देन और इक्वल टू बी, तो इक्वल टू हो सकता है, तो लेस देन अगर आप चेक कर रहे हैं तो ए का वैल्यू आपका बी से कम है, तो बी से जब कम है तो उस केस में आपका चेक हुआ कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी है। तो ग्रेटर देन बी आपका यहाँ पर नहीं हुआ, ग्रेटर देन बी नहीं हुआ इसलिए क्योंकि लेस देन और इक्वल टू बी तो हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन इसका जस्ट अपोजिट है। तो उस केस में यहाँ पर ये कंडीशन अगर नहीं है तो इस केस में हम बी को प्रिंट कराएंगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है, सपोज हम बी को प्रिंट करा रहे हैं। और अदरवाइज यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में यू जस्ट प्रिंट एनीथिंग। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर सपोज बी ए को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, तो एल्स इज क्लोज हियर। नाउ ऐसा कोई केस होगा अगर ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं हो, यानी कि ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं ये पहले बार में ही अगर यहाँ आपका ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं हुआ, सपोज को कि ए का वैल्यू अगर हमारा 20 है और बी का वैल्यू हमारा 10 है, तो 20 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू बी, तब उस केस में हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, यानी कि ये आपका कंडीशन ट्रू होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड, ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, तो क्योंकि हम लोग इनर लूप में एल्स पार्ट ऐड किए हैं, ठीक है। और अगर ये आपका पहला ही लाइन अगर फॉल्स हो जाए ये स्टेटमेंट, तब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये कर्सर आपका इनर लूप में जाएगा ही नहीं। इनर लूप में नहीं जाएगा तो फाइनली आपका जो भी स्टेटमेंट है fmt डॉट प्रिंटलन, यहाँ जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं कि ए इज नॉट, ए इज डायरेक्टली लेस देन भी नहीं है बी के बराबर, ग्रेटर देन हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कोई भी पर्टिकुलर मैसेज लिखिए, ठीक है ना, कुछ भी ए को प्रिंट कराइए या बी को प्रिंट कराइए। तो यहाँ बी आपका प्रिंट तभी होगा जब ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ आपका जब ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो उस केस में आपका ए प्रिंट होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा तो बी प्रिंट, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ए प्रिंट, और अगर पहले ही लाइन में ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं है तो डायरेक्टली ए प्रिंट एंड देन द पर्टिकुलर। तो एक प्रॉब्लम लिखिए, तो जस्ट राइट द प्रॉब्लम, राइट अ प्रोग्राम टू generate a mark sheet of a student in which you have to use nested if। nested if को यूज करना है तो nested if के लिए you have to check out the conditions, और इससे थोड़ा सा और आसान ले लीजिए ताकि मार्कशीट में आपको ज़्यादा क्लॉज चेक करना होगा।
write a program to check the eligibility of voter, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी के लिए यू हैव टू चेक एज, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है ना, जेंडर, ठीक है ना, मे बी मेल फीमेल जो भी है, मेल और फीमेल ही रखिएगा यहाँ पर, दो केस। और सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपका जो है कंट्री जो भी है, सपोज इंडिया। तो अगर हमको दो ही चीज अगर चेक करना है, सिटीजनशिप को नहीं रखते हैं, दो ही चीज चेक करना है, नेस्टेड इफ यूज करना है, तो उस केस में एज और जेंडर को अगर आप चेक करते हैं, तो एज अगर आपका ये ओके होता है तो फिर आपको जेंडर चेक करना है। जेंडर अगर आपका ओके होता है तो आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग होगा। अगर जेंडर नहीं होता है, ठीक है ना, या जेंडर को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है, जेंडर हटेगा, ठीक है। सिटीजनशिप ही रखिए, सिटीजन, ठीक है ना, सिटीजन इक्वल टू इंडिया। तो अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो ये कंडीशन, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो विल चेक वेदर द पर्सन इज फ्रॉम इंडिया, या सिटीजनशिप उसको इंडिया का मिला हुआ है। अगर ये दोनों है तो एलिजिबल हो गया, एलिजिबल हो गया। अदरवाइज अगर ये है और ये नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उस केस में नॉट एलिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ चेक हुआ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं हुआ, तो फाइनली आपका क्या है, उसके लिए भी क्या होगा, एलिजिबल होगा या नॉट एलिजिबल, एनीवन। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं हो, यानी कि लेस देन 18 हो, दो कंडीशन है तो लेस देन होगा, तब उस केस में क्या होगा, एलिजिबल तो होगा, जब दोनों होगा तो एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, नहीं है, तो उस केस में तो कंट्री चेक ही नहीं करना है, आपका एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए तो एलिजिबल चेक हो गया। अगर दोनों में से पहला वाला ही चेक करने के दौरान अगर ये दूसरा नहीं हुआ तो नॉट एलिजिबल। अगर लेकिन पहला वाला ही अगर आपका जो है कंडीशन क्वालिफाई नहीं किया, तब उस केस में एलिजिबल होगा या नॉट एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल ही होगा। तो लिखिए, तो हम थोड़ा सा देखेंगे, आप कोई शेयर भी करना होगा। अगर लैपटॉप से हैं तो जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा शेयर करिए कि इसको आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अभिमन्यु कुमार, यस सर, मैं बाहर ही हूँ थोड़ा। बाहर है। नहीं सर, आप बोलिए ना। हाँ बताइए, लैपटॉप से कौन कौन जुड़े हुए हैं, कोई नहीं। लैपटॉप से कोई नहीं कनेक्ट है जी, तो वीडियो वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो तुम लोग खाली। सचिन राज, दिव्या कुमारी, आशीष यस राहुल, सर, लैपटॉप से नहीं कनेक्टेड है सब लोग मोबाइल से ही कनेक्ट रहते हैं जी। सर। यस सर, तभी लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए। एक्चुअली सर कंप्यूटर है, लाइट है नहीं सर, लैपटॉप नहीं है सर, लाइट नहीं, कंप्यूटर है सर मेरे पास। थोड़ा सा वो देखना चाह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्राइटेरिया समझ में आ गया ना। तो we just mention if age greater than equal to 18, then we will check if citizen, है ना, इक्वल टू इंडिया जो भी है, अगर आप वहाँ लेंगे, अगर ऐसा है देन FMT
paren eligible else paren not eligible close. And अगर सिटीजन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो उस केस में FMT यहाँ से हमको इस if से बाहर निकलना होगा ना. else conjugate in this manner we can use nested if. Now अब यहाँ एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक स्विच स्टेटमेंट सी में यूज करते हैं, यहाँ पर स्विच के साथ साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज होगा. नाउ स्विच स्टेटमेंट के केस में सी या C++ लैंग्वेज में वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट. बट ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर जो है स्विच के केस में ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये गो में इम्प्लिसिटली काम करता है, इम्प्लिसिटली वर्क करता है. तो देयर इज नो नीड टू मेंशन द use the break statement to separate several cases as like C++. तो जैसे हम लोग वहाँ लिखते थे स्विच, और जो भी आपका स्विच जो की आप जो लेते थे स्विच करने के लिए की वैल्यू, और उसके बाद केसेस, ठीक है ना. तो केस वैल्यू कोलोन लेते थे, केस वैल्यू सपोज केस वैल्यू एंड कोलोन एंड यहाँ पर स्टेटमेंट. तो वहाँ ब्रेक यूज करते थे, यहाँ पर ब्रेक यूज नहीं हम लोग करेंगे. तो केस वैल्यू देन स्टेटमेंट, ठीक है ना. उसी तरह से डिफॉल्ट जैसे लेते थे तो डिफॉल्ट ही लेंगे, और डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखना है एंड देन वी क्लोज इट. बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू द पर्टिकुलर, ऐसा अगर कंटिन्यूएशन है तो वहां पर हम लोग कीवर्ड में डिस्कस किए थे एक फॉल थ्रू. देयर इज ए फॉल थ्रू कीवर्ड विच इज यूज्ड टू make continuation in the particular cases, but I don't think that there is need of fall through. So and at the same time there is no need of break statement also. तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना. तो आप अलग अलग केसेस में जैसे लिखते थे, अब ये की वैल्यू जैसे सी और C++ में लेते थे वैसा ही लेंगे, की लेके और उसके बेसिस पर की आपका जो है स्विच करेगा केस को. अगर वो की जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो पर्टिकुलर केस एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो डिफॉल्ट सेक्शन में चला जाएगा. तो स्विच स्टेटमेंट भी मोर और लेस आपका सिमिलर काम करता है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ब्रेक और कंटिन्यू का जैसा यूज था, तो ब्रेक को हम कभी भी किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक कोई मैंडेटरी या कंपल्सन नहीं है कि ब्रेक इज यूज टू सेपरेट द पर्टिकुलर लाइन ऑफ केस यूज्ड इन द स्विच एक्सप्रेशन. So that is one difference between C, Java and Go programming language. The break is not mandatory in whenever we are going to use case switch statement. तो वो implicitly use कर लेगा compiler, जैसे semicolon को implicitly use कर ले रहा है, तो यहाँ switch statement को भी implicitly use कर सकता है. तो syntax remains same, ठीक है ना. I just suggest each and every student just to try to write programming in Go, ठीक है ना, to clear the structure like switch and if else. ये जितना भी structure जो हम लोग discuss कर रहे हैं, you are familiar about that structure, still you just do some practice work in Golang, ठीक है ना. and to clear the concept you can take any example, ठीक है ना. कोई भी example program C++ का ही ले सकते हैं and try to write that program in Golang by using that specified syntax. In next class I will continue this one.